नीचे घर में आरती का गृह प्रवेश होता है और वो देखती है कि नीचे घर में केवल एक कमरा है जिसकी हालत बाहर से काफी खराब है। अरे ये क्या, नीचे फ्लोर पर तो कुछ नहीं है सिवाय इस कमरे के। शायद ये स्टोर रूम होगा। कुछ ही देर में शांति आरती को ऊपर ले जाती है और उसे उसके कमरे तक ले जाती है। मेरे ससुराल में तो हर किसी को एसी में सोने की आदत है। हर कमरे में एसी लगा है। यहाँ तो खाना बनाने में जरा भी गर्मी नहीं लगेगी। अपने कमरे में एसी देख आरती को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि एसी 16 पर थी, इसीलिए कुछ देर में उसे ठंड लगने लगती है और वो भी अपने पति की तरह कंबल ओढ़कर सो जाती है। अगली सुबह, अरे बहू, अभी तो सुबह के 7 बज रहे हैं और तू इतनी जल्दी तैयार होकर कमरे से बाहर आ गई। वो तो अच्छा है कि मेरी आंख खुल गई। पर तुझे बता दूं, हमारे घर में सबको 10 बजे खाने की आदत है। वैसे तू घर में क्यों घूम रही है? माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, पर मुझे रसोई नजर नहीं आ रही। बहू, नजर आएगा भी कैसे? रसोई नीचे जो है, चल मैं तुझे दिखा देती हूँ रसोई कहाँ है। शांति अपनी बहू को सीढ़ियों से नीचे ले जाती है और नीचे रसोई दिखाती है, जो कि काफी बड़ी थी। रसोई में 3 से 4 खिड़की और एक दरवाजा था जिसमें सीधी धूप आ रही थी। ये है बहू हमारी रसोई। हमारी रसोई में एक लाइट भी नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक रोशनी आ जाती है। अच्छा, तू अपनी पहली रसोई में लच्छा पराठा, आलू पराठा, नान और 2-3 सब्जी और एक दाल मखनी बना लेना। जी माँ जी। रसोई दिखा शांति ऊपर कमरे में जाकर बैठ जाती है, तो वहीं बेचारी आरती नीचे रसोई में सब्जियां काटने लगती है। जैसे जैसे समय बीतता है, धीरे धीरे धूप और रोशनी तेज होती जाती है। कितनी गर्मी लग रही है। धूप तो बढ़ती ही जा रही है। पूरी रसोई में चारों तरफ से धूप आ रही है। जल्दी से खाना बना लेती हूँ। आरती जल्दी से आटा लगाती है, चावल बनाती है, दाल में सीटी लगाती है और खाना बनाते हुए उसे 9 बज जाते हैं। भगवान की दया से 9 बजे तक खाना बन गया। कितनी धूप है, पसीने से तो बुरा हाल हो गया है। अब जल्दी से खाना ऊपर ले जाती हूँ, सब खाने का इंतजार कर रहे होंगे। अब जैसे ही आरती सारा खाना लेकर एक बार फिर सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाती है, तो वो देखती है कि डाइनिंग टेबल पर कोई नहीं और वो अपनी बड़ी नंद के कमरे में जाती है। पूजा दीदी, खाना लग गया है। आप नंदोशी जी और राजू के साथ बाहर आ जाओ। भाभी, जिधर डाइनिंग टेबल है उधर एसी नहीं है। इतनी गर्मी में भला कौन बाहर खाना खाए? आप सबका खाना उसके कमरे तक दे दो। मुझे तो वैसे भी एसी में बैठकर खाने की आदत है। क्योंकि आज आरती का ससुराल में पहला दिन था, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती और सबका खाना उनके कमरे तक पहुंचा देती है। और वो देखती है कि ना सिर्फ उसकी बड़ी नंद ने, बल्कि उसकी सास और छोटी नंद भी कमरे में 16 पर एसी चलाकर आराम से कंबल ओढ़कर बैठी होती हैं। निकिता, बाहर इतनी गर्मी है और तुमने एसी 16 पर करके कंबल ओढ़ रखा है। थोड़ा एसी बढ़ा दो और कंबल से बाहर निकल कर खाना खा लो। बिस्तर पर खाना खाना अच्छी बात नहीं है। भाभी, मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और जब तक कंबल ओढ़कर ना बैठ जाओ मजा ही नहीं आता खाने में। आप बिस्तर पर ही मेरा खाना दे दो। बेचारी आरती कुछ नहीं बोलती और निकिता का खाना बिस्तर पर देकर खुद बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन निखिल आरती से कहता है, हमने हॉल में नई नई एसी लगवाई है। मैं क्या कह रहा था कि क्यों ना आज हम सब 16 पर एसी चलाकर सब कंबल में बैठकर टीवी देखें। हाँ दामाद जी, क्यों नहीं, पर आज तो आपको जाना था माँ, पर अब मैं 1 महीने बाद जाऊंगी। मेरी नई नई भाभी हैं, थोड़ा घुल मिल लूं मैं उनसे। जीजू, ये प्लान काफी अच्छा है। भाभी, आज आप पॉपकॉर्न, कोल्ड कॉफी और कुछ सैंडविच बना कर ले आओ। आरती किसी की भी बात को मना नहीं कर पाती और वो एक बार फिर नीचे उतरकर रसोई में जाती है और जैसे ही रसोई में कदम रखती है, वो देखती है कि काफी तेज धूप रसोई के अंदर आ रही है और घर के सारे बर्तन भी काफी गर्म है, यहाँ तक कि पानी भी। उसे खाना बनाने में अब काफी परेशानी होने लगती है, इसीलिए वह एक खिड़की बंद करने की कोशिश करती है, पर उसमें कुंडी नहीं होती है। अब वो रसोई की दूसरी खिड़की बंद करने जाती है, पर उसका एक दरवाजा ही टूट जाता है और तीसरी खिड़की में दरवाजा ही नहीं होता, तो वहीं मेन डोर भी नहीं होता, जिस वजह से उसे धूप में खड़े होकर खाना बनाना पड़ता है। पानी भी गर्म है, बर्तन भी गर्म है, ऊपर से ये आग और ये धूप, मेरा पूरा शरीर जल रहा है। और एक इन्हें देखो 16 पर एसी करके बैठकर कमरे में आराम से खाना खाते हैं और आज तो मूवी देखने का प्लान है। मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं। धूप और गर्मी से परेशान आरती झटपट खाना बनाती है और एक एक करके सारा खाना ऊपर ले जाती है, क्योंकि वो गर्मी से एकदम से एसी में जाती है तो उसे ठंड लगती है और वो घर वालों से कहती है, आप सबने 16 पर एसी कर रखा है और कंबल ओढ़कर बैठे हैं। मैं नीचे धूप से आई हूँ, थोड़ी देर एसी बढ़ा दीजिए, ठंड लग रही है। भाभी, थोड़ी देर ठंड लगेगी, फिर आदत हो जाएगी। अब सामने से हटो, हमें मूवी देखने दो। मामी, मेरे लिए भी मैंगो शेक बना दो। आरती, इतना खाना बना लिया, वहाँ थोड़ा सा और बना दे, बच्चा जिद कर रहा है।
एक बार फिर परेशान आरती नीचे जाती है और रसोई में धूप में परेशान राजू के लिए मैंगो शेक बनाती है। समय गुजरता है और घर वाले खुद एसी में बैठे रहते और बेचारी आरती नीचे धूप में खाना बनाती है। ये धूप तो सीधा मेरे मुंह पर आ रही है, अब तो मेरा खाना बनाना मुश्किल है। यहाँ अब रसोई का कुछ करना पड़ेगा। धूप से परेशान आरती खाना लेकर ऊपर जाती है। समय बीतता है और धूप से बचने के लिए एक दिन आरती सभी खिड़की और दरवाजे के लिए पर्दा सिलने लगती है। अरे भाभी, ये क्या कर रही हो? नीचे रसोई में बहुत धूप आती है, काम करना मुश्किल हो गया और पानी भी काफी गर्म रहता है, इसलिए खिड़की दरवाजों को ढकने के लिए पर्दा बना रही हूँ। देख लो जो आपको ठीक लगे, पर मेरे लिए शिकंजी बना कर ला दो और हाँ, कुछ खाने के लिए भी बना लेना, बहुत भूख लग रही है। निकिता के कहने पर आरती पर्दे बनाकर नीचे जाती है और रसोई में सभी खिड़कियों पर पर्दे लगा देती है और खाना बनाने लगती है। पर पर्दे लगाने के बाद भी निकिता को धूप और गर्मी से राहत नहीं मिलती। कितनी गर्मी लग रही है, अब तो मुझे घर वालों से बात करनी ही पड़ेगी। गर्मी और धूप से निकिता इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि वह अपनी नंद का खाना लेकर कमरे में जाती है, जहाँ पूरा परिवार कंबल ओढ़कर बैठा होता है। भाभी रात में ना कुछ अच्छा बना लेना, जैसे पनीर चाप या बिरयानी। माँ जी, नीचे रसोई में बहुत गर्मी है, पूरे दिन रसोई में धूप रहती है और रात में रसोई ज्वालामुखी की तरह जल रही होती है। रसोई अगर ऊपर नहीं कर सकते तो खिड़की दरवाजे ही लगा दो, पर्दा लगाकर भी मुझे राहत नहीं मिल रही। आप लोग तो 16 पर एसी करके कंबल में बैठ जाते हैं, पर जब मैं आप लोगों को खाना देने के लिए कमरे में आती हूँ तो कांपने लगती हूँ। ऐसे तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। भाभी, आप तो बड़ी छुई मुई है, आपसे पहले हम लोग भी तो काम करते थे, हमें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। आरती के कहने पर भी घर वाले उसकी नहीं सुनते और बेचारी आरती परेशान होती है और नीचे रसोई में पसीने से बेहाल खाना बनाती है और रात में सोने से पहले अपनी दोनों ननद और उसके बच्चे के लिए आइसक्रीम, पानी जैसे सामान लेकर उनके कमरे तक पहुंचती है। दीदी, अब तो रात हो गई है, अब तो एसी को 16 से 20 पर या 24 पर कर लो, कितनी ठंड लग रही है। आज मुझे तो जुकाम भी हो गया लगता है, इसीलिए तो कह रही हूँ भाभी, आप भी रात में 16 पर एसी करके सोया करो, तभी तो आदत बनेगी। पूजा की बात सुन आरती अपने कमरे में जाती है और उसे काफी ठंड लग रही होती, इसीलिए वो एसी को 22 पर कर देती है। दिवाकर अपनी बीवी की हालत देख एसी 22 पर ही रहने देता है। अगली सुबह होते ही बीमार आरती रसोई में खाना बनाने जाती है। मामी देखो ना, मुझे कितने पसीने आ रहे हैं, मुझे आइसक्रीम खाना है और आपके हाथों का दाल बाटी चूरमा भी बना दो ना मेरे लिए, राजस्थानी फूड। अच्छा राजू, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं फिर कभी तुम्हारे लिए बना दूंगी। नहीं, मुझे आज ही खाना है, यहाँ कितनी गर्मी हो रही है, फिर भी मैं आपसे बोलने आया हूँ और आप मेरी बात नहीं सुनती, मैं माँ से शिकायत करूँगा। राजू वहीं खड़ा होकर जिद करने लगता है और आरती की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है और वह राजू के सामने बेहोश हो जाती है। राजू डर जाता है और भागते हुए ऊपर जाता है और घर वालों को सारी बात बताता है। घर वाले नीचे आते हैं और आरती को होश में लाते हैं, पर पानी इतना गर्म होता है कि वो पानी को छू भी नहीं पाते और जब तक आरती को होश में ला रहे होते हैं तब तक खुद शांति का गर्मी से बीपी लो हो जाता है। हे भगवान, नीचे रसोई में कितनी गर्मी है, हमारी नौकरानी और बहू कैसे खाना बना रही थी, मेरा तो बीपी लो हो गया, बहू को ऊपर ले चलो। पूरा परिवार आरती को ऊपर ले जाता है और कुछ देर में जब आरती होश में आती है, हमें माफ कर दो भाभी, आप हमसे कहती रही पर हमने आपकी एक नहीं सुनी, कहीं ना कहीं आपकी तबीयत हमारी वजह से खराब हुई है। सबसे बड़ी गलती मेरी है जो मैंने अपनी बीवी के लिए आवाज नहीं उठाई। मुझे भी शर्म आनी चाहिए, मेरे भी ससुराल में एसी नहीं है, गर्मी में रसोई में खाना बनाने से परेशान होती हूँ मैं, इसीलिए मायके में 2 महीने यहाँ रुकने की सोच रही थी, पर अब मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। भाभी, मुझे आपकी हालत समझनी चाहिए थी पर मैं नहीं समझी। बहू, हम सबको माफ कर दे, मैंने हमेशा अपनी बेटियों को बढ़ावा दिया, तेरे बारे में कभी नहीं सोचा, पर आज जब हम 5 मिनट रसोई में खड़े हुए तब हमें एहसास हुआ, इसीलिए अब मैं ऊपर रसोई बनाऊंगी ताकि तुझे दिक्कत ना हो। उस दिन पूरा परिवार आरती की तबीयत को ध्यान में रख ऊपर बालकनी में एक रसोई बनवाता है जिसमें एसी लगी रहती है। अब धूप भी आरती का कुछ नहीं बिगाड़ पाती और आरती सबके लिए हंसी खुशी खाना बनाती है। सुनिए जी, घर का आटा चावल सब खत्म हो गया है, आज घर में खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, अब तो बहुत दिक्कत हो रही है, आप दोनों कोई दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? काम ढूंढना इतनी आसान बात नहीं है, इस छोटे से गांव में ले देकर 2-3 ही तो काम है, या तो फसल की कटाई करो या तो अनाज की बोरियां उठाओ, और इन काम में ज्यादा से ज्यादा 100 से 200 रुपए तक की ही कमाई हो पाती है। और इस गर्मी में फसल भी ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है, तो फसल की कटाई भी क्या करेंगे, अब जैसे हालात हैं उसी में गुजारा करना होगा। अब सारा परिवार दाने दाने का मोहताज होता जा रहा था। गांव भी इतना विकसित नहीं था कि दोनों बहू जाकर 2 पैसे कमा सके। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन अशोक और मनोज फसल की कटाई करके घर आ रहे होते हैं, जहां गर्मी से बौखलाए हुए थे।
अशोक मेरे भाई, मेरे शरीर में बहुत खुजली मच रही है और शरीर में चुमन भी हो रही है। ये सब कुछ तो मेरे साथ भी हो रहा है। पता नहीं क्यों मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है और इस गर्मी में माथा भी बहुत घूम रहा है। बस जैसे तैसे घर आ जाए। अशोक और मनोज जैसे तैसे करके घर आते हैं, जहां उनकी पत्नी उनकी बिगड़ती तबीयत को देखकर परेशान होती है। अरे आपको क्या हो गया और ये आपके शरीर पर लाल लाल दाने कैसे हो रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे क्या हो रहा है। मुझे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है और ये लाल लाल दाने सुई की तरह चुभ रहे हैं। तुम इन दोनों को संभालो, मैं गांव की बूढ़ी दाई को बुलाकर लेकर आती हूँ। वही देखकर बताएंगे कि इन्हें क्या हुआ है। आरती जाकर गांव की दाई को बुलाकर लेकर आती है। बहू, तेरे पति का तो सारा शरीर लाल हो रहा है और इसके शरीर का ये लाल लाल दाने देखकर लगता है कि इसके शरीर पर चेचक हुआ है और ये बीमारी छुआछूत की बीमारी से कम नहीं। जितनी जल्दी हो सके पूरे शरीर पर नीम का लेप लगा ताकि इसके शरीर को इस भीषण गर्मी में ठंडक मिल सके। ठीक है दाई माँ, मैं ऐसा ही करूंगी। दोनों ही पत्नी गांव के नीम के पेड़ से नीम के पत्तों को तोड़कर उन्हें पीसकर अपने पति के शरीर पर लगाती है। अरे आराम से जी, थोड़ा धीरज रखिए। इस लेप से आपका ये शरीर ठीक होगा। अब आरती के घर के बाहर लगे एक छोटी सी खिड़की से बिंदु ये सब चीज देख लेती है। और ये बाप रे, ये आरती पूजा के पति के शरीर पर तो चेचक हुआ है। अगर ऐसे ही ये लोग घर में इसका इलाज करते रहे तो ये महामारी पूरे गांव में फैल जाएगी। मुझे ये बात गांव के सरपंच को बतानी होगी। बिंदु सारी बातें जाकर सरपंच को बता देती है और सरपंच गांव के कुछ लोगों को लेकर वहां पहुंचता है। देखिए सरपंच जी, कैसे इसका पति छुआछूत जैसी बीमारी को लेकर खाट पर पड़ा हुआ है। सरपंच जी, आप यहाँ? हाँ, थोड़ी दूर से ही मुझसे बात करो। और वैसे भी मैं यहाँ बात करने नहीं, तुम और तुम्हारे पति को इस घर से निकालने आया हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पति की ये छुआछूत जैसी गंभीर बीमारी से गांव के लोग संक्रमित हों। नहीं सरपंच जी, ऐसा मत बोलिए। हम लोग कहाँ जाएंगे अपने बीमार पति को लेकर? सरपंच जी, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। इन लोगों को धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालिए। नहीं, हमें गांव से बाहर मत कीजिए। अब पूजा और आरती अपने हाथ में सामान की पोटरी लेकर अपने बीमार पति के साथ दर दर की ठोकरें खा रही होती हैं। तभी वो चारों ओर एक नदी के पास आते हैं, जहां अशोक प्यासा तरसता हुआ कहता है, गर्मी में चलते चलते मेरा पूरा गला सूख गया है। शरीर का तापमान इतना बढ़ गया है कि बेचैनी हो रही है। इस नदी से थोड़ा ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं। हाँ, मुझे भी बहुत तेज प्यास लग रही है। चलो इस नदी के ठंडे पानी को पीते हैं। हाँ, आप लोग यहाँ इस नदी के पास बैठिए, हम पानी लेकर आते हैं। अब दोनों ही बहू अपने बीमार पति के लिए हाथों में नदी का ठंडा ठंडा पानी भरकर लाती है और अपने ही हाथों से पिलाती है। और तभी गांव के दुर्गेश गणेश ये देखकर जमीन के पत्थर उठाकर आरती और पूजा के बीमार पति के शरीर पर मारना शुरू करते हैं। मेरा शरीर। अरे रुकिए, भगवान के लिए रुक जाइए। आप लोग मेरे पति, बीमार पति के शरीर पर पत्थर क्यों मार रहे हैं? घर से बेघर कर दिया, ये कम है क्या जो पत्थर भी चलाने लगे? भगवान तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। बस कीजिए, मत चलाइए पत्थर, हम जा रहे हैं, नहीं पी रहे आपकी नदी का पानी। हाँ तो जल्दी जाओ, नहीं तो पत्थर मार मार कर तुम्हारे पति को यहीं मार देंगे। पूजा और आरती अपने बीमार पति को लेकर वहां से आगे बढ़ जाती हैं। अब अशोक और मनोज गर्मी से परेशान होने लगते हैं। उनके शरीर पर हुए वो लाल लाल दाने गर्मियों और धूप की किरणों से चिलचिलाने लगते हैं। मुझे अब और नहीं चला जा रहा। कब हमारे सिर पर एक छत होगी? इन धूप की किरणों से मेरे शरीर के ये लाल लाल दाने जल रहे हैं। अच्छा, एक काम करिए, यहाँ आइए, इस तरह इस नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाइए। इस वृक्ष की ठंडी ठंडी हवा से आपको थोड़ी राहत मिलेगी। उसके बाद हम फिर चलना शुरू करेंगे। कुछ देर नींद की वृक्ष के नीचे बैठने के बाद वो लोग फिर से घर की तलाश में निकल जाते हैं, लेकिन दूर दूर तक उन्हें कोई घर नहीं मिलता। तभी आरती की नजर एक बहुत बड़ी नदी की तरफ जाती है। यहाँ ये नदी कितनी बड़ी है और यहाँ आसपास कोई है भी नहीं। चलो यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं। छी, ये नदी कितनी गंदी है और इसमें से कितनी गंदी बदबू आ रही है। इतना चलने के बाद एक नदी नजर आई, वो भी इतनी गंदी बदबूदार। इस नदी का तो होना ना होना बराबर है। डूबके को तिनके का ही सहारा होता है और अभी ये हमारे लिए तिनके से भी कहीं ज्यादा है। वहां से गुजरती सरला और विमला ये सब देखकर कहती हैं, अरे बिमला, ये तो वही लोग हैं जिन्हें बैरिया गांव से मार मार कर भगा दिया था क्योंकि इनके पति को छुआछूत है।
अच्छा, फिर तो इनके पास आना भी खतरे से खाली नहीं है। अच्छा हुआ ये लोग यहाँ इस बंजर जमीन और इस गंदे पानी के पास आकर रहने की सोच रहे हैं। अगर ये लोग हमारी नदी का पानी इस्तेमाल करेंगे तब तो हम लोगों को भी छुआछूत हो जाएगा। छोड़, चलते हैं यहाँ से। इतनी गर्मी लग रही है, गला सूख रहा है। इतना चलने के बाद एक नदी मिली थी, तो उसका पानी भी इतना गंदा है कि पी नहीं सकते। कैसे भी करके हमें इस नदी के पानी को इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि गांव के और किसी नदी का पानी पीना हमें अलाउ नहीं है, क्योंकि हमारे पति संक्रमित हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। चलो कोशिश करते हैं और इसी दूषित नदी को साफ करते हैं। अब यही हमारा सहारा बनेगी और फिर यहाँ की मिट्टियों को इकट्ठा कर इस पानी की सहायता से अपना एक घर बनाएंगे और इसी मिट्टी और पानी से अपने लिए मिट्टी के बर्तन बनाएं। अब पूजा और आरती मिलकर उस गंदे पानी को अच्छे तरीके से साफ करती हैं। दूषित नदी का पानी अब पहले से थोड़ा साफ है। चलो मिट्टी इकट्ठा करते हैं, फिर इसी पानी से अपना घर बनाते हैं। हाँ पूजा, चलो फिर मुझे मिट्टी के बर्तन भी बनाने हैं। पूजा और आरती मिलकर अपनी जुगाड़ और मेहनत से एक मिट्टी का घर तैयार कर लेती हैं। आरती मिट्टी के कुछ बर्तनों को बना लेती है। सारा परिवार अपनी मिट्टी के घर में आता है। गर्मी से मेरा पूरा गला सूख रहा है, पर इस नदी के दूषित पानी को हम पी नहीं सकते क्योंकि इसमें बैक्टीरिया होंगे। हाँ, आप सही कह रहे हैं। अगर इस नदी के पानी को हम डायरेक्ट पिएंगे तो हमारे शरीर के लिए दिक्कत हो सकती है, लेकिन हम चाहें तो इस नदी के पानी को उबाल कर छान कर पिएंगे तो हमें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, पूजा ने एकदम सही बात कही है। रुको, ये मटके दो मुझे, मैं उसे नदी के इन तटों में पानी भर भर कर लेकर आती हूँ। तब तक तुम चूल्हा जला लो। ये लो पूजा, इस पानी को अब चूल्हे पर गर्म करके, ताकि इसके सारे बैक्टीरिया मर जाए और हमें इस पानी को आसानी से हम पी सके। अब पूजा पानी को चूल्हे पर गर्म करती है और एक सूती कपड़े से छानकर सबको पिलाती है। हाँ, अब यह पानी पीने लायक हो चुका है। हम इस पानी को आसानी से पी सकते हैं। क्यों ना अब हम इस साफ पानी से आसपास मिट्टी की खुदाई करके कुछ हरी सब्जियों को उगा ले। हाँ, तुम सही कह रहे हो, ऐसा कर सकते हैं। अब पूजा और आरती माँ की मिट्टी को खून कर वहां पर कुछ हरी सब्जियां उगाती हैं। कुछ दिनों बाद पूजा, आरती, तुम्हारी उगी हुई है हरी सब्जियां तो बहुत अच्छे से विकसित हो गई हैं। देखो कितनी ताजा ताजा सब्जियां उगी हैं। मुझे तो बहुत खुशी हुई, हमारी मेहनत रंग लाई। अब हम हरी सब्जियों को बाजारों में बेच सकते हैं। पूजा और आरती मिलकर अपनी लगाई हुई हरी सब्जियों को बाजारों में भेजते हैं। थोड़ी बहुत आमदनी होने के बाद अपने दोनों बीमार पति का भी अच्छे से इलाज करवा देती हैं। आज आप दोनों की इतनी कड़ी मेहनत की वजह से हम दोनों भाई की सेहत अच्छी हुई है। हमारा रोगी शरीर अब निरोगी हो गया है। अब हम भी आप दोनों की मदद कर पाएंगे। आप लोगों की सेहत ठीक हो गई, बस हमें इससे ज्यादा और क्या चाहिए था। नदी किनारे हमारा खुद का घर हो गया, अपनी खुद की सब्जी की बारी है। इन सब्जियों को हम बाजारों में भी बेच लेते हैं, अच्छी खासी आमदनी भी हो जाती है। बस बहुत है। अच्छी कमाई होने के बाद अशोक और मनोज उस गंदे नदी के पानी को फिटकरी सर्विस वाले को बुलाकर उस नदी के पूरे पानी को साफ करवा देते हैं, जिसके बाद उस नदी का पानी चांदी की तरह चमकता और सुंदर और साफ हो जाता है। भाई, आप लोगों की मेहनत की तो दाद देनी पड़ेगी। आखिर इस दूषित और गंदे नदी के पानी को भी आपने अपनी मेहनत से इतना साफ कर दिया कि कोई भी लोग अभी इस पानी को आसानी से पी सकते हैं। और यहाँ आपने ये जो सब्जियां हो गई हैं, यहाँ की ज़मीन भी आपने उपजाऊ कर दी है। हम लोग तो इस नदी को गंदा और ज़मीन को बंजर मानते थे। शुक्रिया सरला जी, लेकिन जब हर जगह से हमें ठोकर मिली तो हमें इस दूषित नदी का ही सहारा मिला और इसी के दाम पर हमने आज इतना सब कुछ किया है। तो हमारे लिए तो ये हमेशा से पवित्र नदी ही थी। इसी तरह दोनों ही बहू उस नदी किनारे अपनी एक छोटी सी दुनिया बसा लेते हैं और नदी किनारे अपनी खुशहाल जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं।